कर देता हूँ। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने जो चीजें डिस्कस की थी उनको मैं तेजी से रिव्यू करते हुए आगे बढ़ जाता हूँ कि भाई लास्ट क्लास के अंदर हमने इस बॉन्ड वैल्यूएशन के अंदर क्या डिस्कस किया हुआ था कि ये बॉन्ड वैल्यूएशन का फार्मूला है जिसके अंदर हम कूपन अमाउंट वन माइनस सी, मुझसे फार्मूले में गलती हो गई थी, वन माइनस इधर लिखा हुआ था, उसकी बेसिस पर हम बॉन्ड की प्राइसिंग निकालते हैं। अच्छा, अब बॉन्ड की प्राइसिंग निकालने के लिए ये फार्मूला तो है, ये एक तरीके से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन अमाउंट का फार्मूला है या एनवीटी का फार्मूला है, और ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट का फार्मूला है, ठीक है, सिंगल इन्वेस्टमेंट का। अब ये चीजें आपको मैनुअल तो निकालने आती है, आप कोई भी डेटा ले लें, ठीक है। मैं यही चीज एक्सेल पे एक एडवांस फार्मूले से, मैंने ये पूरा फार्मूला डिस्कस किया हुआ था लेकिन एक्सेल पे शॉर्टकट जो फार्मूला है उस शॉर्टकट फार्मूले की तरफ मैं जाऊंगा, एंड विच इज, मैंने अभी एक्सेल ओपन किया था, बंद हो गया, चले कोई मसला नहीं है। और अब ये देख लें, मुझे ये एक्सेल करवाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि ताकि आप एडवांस अभी इश्यूज जो बॉन्ड थ्योरम वाली जो फाइल में ओपन करूंगा, हियर इट इज, ये रही, ठीक है। अच्छा, इसी फाइल में मैं करवा देता हूँ ताकि आपका कहाँ टाइम, आपको ये फाइल में बाद में शेयर कर सकूँ बेसिक्स के हवाले से। अच्छा, मैं यहाँ पे एक नई शीट लिख रहा हूँ और मेरे पास ये डेटा मौजूद है, ठीक है, कि टाइम टू मेच्योरिटी वगैरह वाली बात आपके सामने नजर आ रही है। लेट से कूपन रेट ये है, टाइम टू मेच्योरिटी 5 साल है, फेस वैल्यू ये है, मार्केट रेट, सर थोड़ा छोटा है, इसको बड़ा कर दें, अभी बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर प्राइसिंग बॉन्ड प्राइस निकालता हूँ तो प्राइस निकालने के लिए यस, एक तरीका तो ये है कि मैं एक्यूरेटली इस पूरे फार्मूले को इनपुट करूँ, और पिछली क्लास में स्क्रीन शेयरिंग में ये चीज मैंने प्रैक्टिस करके आने के लिए कही थी। लेकिन अगर किसी को आइडिया है, मैं यहाँ पे देख रहे क्या लिख रहा हूँ, इक्वल टू करके पीवी लिखा, पीवी करके मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू है ना बेसिकली, ये फार्मूला किस चीज का है, ये फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन अमाउंट एज वेल एज, ये फार्मूला किस चीज का है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन अमाउंट एज वेल एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट, ठीक है। तो इन दोनों का फार्मूला है, तो इन दोनों को हम यहाँ पर एक्सेल पे कैसे लिख सकते हैं, पीवी लिखे तो यहाँ पे आपको सामने नजर आ रहा होगा। अच्छा, और क्या चीज नजर आ रही होगी पीवी के लिहाज से अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पीवी के आगे रेट लिखा हुआ है, ठीक है, एनपीआर लिखा हुआ है, पीएमटी लिखा हुआ है, फ्यूचर वैल्यू लिखा हुआ है, टाइप लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले रेट, रेट वो जिस पे डिस्काउंट किया जा रहा है, अब ये रेट बेसिकली ये वाला रेट है, केडी वाला रेट, कूपन रेट वाला नहीं, केडी वाला रेट। तो केडी वाला रेट हम इंटर करते हैं, तो केडी वाला रेट बेसिकली किसको शो कर रहा है सर, मार्केट रेट को शो करता है, कॉमा। अब एनपीआर, नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड इस फार्मूले के लिहाज से किसको शो कर रहा है, एन को, तो ये मैंने यहाँ पर एन को रेफर कर दिया, ठीक है। देन इसके बाद पीएमटी, पीएमटी का मतलब रेगुलर पेमेंट, पीएमटी का मतलब कि किसकी चीज को शो कर रहा है, रेगुलर पेमेंट को। तो यहाँ पे मेरी रेगुलर पेमेंट क्या है सर, कूपन अमाउंट है, रिमेंबर कि ये कूपन अमाउंट है, ये क्या है, कूपन अमाउंट। और कूपन अमाउंट कैसे होती है, फेस वैल्यू को कूपन रेट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास कूपन अमाउंट आती है। तो यहाँ पर पीएमटी के लिए मुझे क्या करना होगा, फेस वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इस मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक का साइन लगाया और कूपन रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, स्टिल देखें तो ये पीएमटी आ गया। अब कॉमा की अगर हम लगाते हैं तो अब यहाँ पे ऑप्शनल एक वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करूं तो ये एक तरीके से फार्मूला कंप्लीट हो गया। लेकिन ये फार्मूला आइडियली किसको रिप्रेजेंट करेगा, सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अमाउंट पीएमटी, यानी ये जो एनवीटी है जिसको एक्सेल के अंदर पीएमटी कहते हैं, सिर्फ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं ये ब्रैकेट क्लोज ओपन करने के बजाय यहीं पर मैं क्या कर दूं, एफ भी डाल दूं, फ्यूचर वैल्यू भी डाल दूं। अब इसकी लॉजिक बता देता हूं, देखा जाए तो कूपन अमाउंट, कूपन अमाउंट, कूपन अमाउंट, कूपन अमाउंट, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 साल तक कूपन अमाउंट मिलेगी और 5 साल के बाद क्या मिलेगी, फेस वैल्यू। तो अगर आपको इसकी भी देखा जाए तो कूपन अमाउंट की भी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए और फेस वैल्यू की भी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, मैनुअली तो दोनों को बारी बारी निकालना पड़ेगा, लेकिन एक्सेल में एडवांटेज है, अगर आप दोनों को मर्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या कर देना है,
फ्यूचर वैल्यू की अमाउंट डाल देनी है। सही है, लिंक कर दिया। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है, और वो क्या है, कॉमा लगाते हैं तो टाइप नजर आ रहा है। टाइप का मतलब क्या, एट एंड ऑफ द पीरियड के लिए जीरो रेफर करने के लिए बात कर रहा है। ठीक है, और अगर एट एंड ऑफ की बात करते हैं तो वो जीरो रेफर करने की बात कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं वन रेफर करता हूं तो बिगनिंग, यानी अब आपको मालूम होना चाहिए कि बॉन्ड के कैश फ्लोस एट द स्टार्ट ऑफ पीरियड मिलते हैं या एट द एंड ऑफ पीरियड मिलते हैं। चैट में टाइप अगर करके बता दें जो लिख रहा है। तो बॉन्ड के पीरियड्स बेसिकली देखा जाए तो एट द एंड ऑफ मिल रहे होते हैं, ऐसा ही है, या एट द स्टार्ट मिलते हैं। नहीं मालूम, मैं सिर्फ चेक करना चाह रहा हूँ कितने सुन रहे हैं या ऑनलाइन होके गायब हो गए, इसलिए कि एट एंड ऑफ पीरियड मिलते हैं बॉन्ड के कैश एट एंड, गुड। चले, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर जीरो लिखना चाहिए या वन लिखना चाहिए। देखें, जीरो किसके लिए है, एंड के लिए है, और वन किसके लिए, बिगिनिंग के लिए। ये करके मैं इंटर करता हूँ, और आपने इंटर कर दिया तो ये देखिए बॉन्ड की प्राइस आ गई ऑटोमेटिकली। यानी मैंने यहाँ पर वो वाला फार्मूला नहीं लिखा, कौन सा, मैंने पिछली क्लास में जानबूझ के आपको ये नहीं बताया था, आपकी एक्सेल की प्रैक्टिस करवाना मकसद था। और वो क्या था कि भाई आप अगर ये पूरा पर करते हैं तो पावर कैसे लगाते हैं, यानी एक्सेल का फार्मूला अगर किसी को याद हो तो कुछ इस तरीके से ना कि सर सेल को रेफर किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया हमने, फिर ब्रैकेट ओपन किया, फिर ब्रैकेट ओपन किया, फिर वन माइनस, फिर अगेन ब्रैकेट ओपन किया, वन प्लस, फिर सेल को रेफर किया जो केडी था, फिर उसके ऊपर पावर लगाई, पावर का साइन करते हुए इस तरीके से सेल रेफर करते हुए इतना लंबा चौड़ा फार्मूला लिखा। लेकिन एक्सेल के अंदर बिल्ट इन फार्मूलाज आर अवेलेबल। आप देख लें किस किस के फार्मूलाज अवेलेबल है। इक्वल टू पीवी, पीवी आप करते हैं तो वो सब बताता है कि भाई क्या, अगर आप यहीं पर क्लिक भी करेंगे ना तो ये एक तरीके से आपको बता रहा होगा कि भाई रेट में क्या रेफर करते हैं, एनपीआर में क्या आता है, पीएमटी में क्या आता है, एफवी में क्या आता है, टाइप में क्या आता है। इसी तरीके से अगर मैं पीवी के बजाय डायरेक्टली पीएमटी निकालना चाहता हूँ तो एक्सेल के अंदर पीएमटी लिखने के बाद ये क्या, तो पीएमटी यानी प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी पीएमटी बेसिकली रेगुलर एनवीटी के लिए होता है। कैलकुलेट द पेमेंट ऑफ अ लोन बेस्ड ऑन कांस्टेंट पेमेंट एंड कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट। एनवीटी में ये एज्यूम करते हैं ना कि इंटरेस्ट रेट सेम होगा और रेगुलर कैश फ्लोस भी सेम होंगे, सेम अमाउंट, सेम रेट और इक्वल इंटरवल। इसी तरीके से एनपीआर आ गया। तो डेट मींस के एक्सेल के बिल्ट इन फार्मूला यूज करने का बेनिफिट है। सर ये प्राइस नेगेटिव में क्यों आ रही है, अब इसकी लॉजिक सिर्फ सुन लें, एक्सेल को इंटरप्रेट करवाना है। ये कैश फ्लो की लॉजिक फॉलो करता है। अगर प्रेजेंट वैल्यू हम आउट हो रही है तो फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, इन होगी। और अगर प्रेजेंट वैल्यू इन हो रही है तो इसका मतलब फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, आउट होगी। तो ये आपको सब्जेक्टिवली थ्योरेटिकली आइडिया देना होगा। इस बात का मतलब ये है कि अगर अभी मैं 1,000 रुपए दूंगा तो मुझे इस इंटरेस्ट के देखा जाए तो इस एग्रीमेंट के लिए, ये बॉन्ड का एग्रीमेंट है 5 साल तक, 5 साल के बाद 1,000 रुपए और हर साल 10% मिले। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको 15% कर दिया तो ये प्रीमियम वाली बात आ गई। नहीं सर इसको 12 कर दिया तो प्रीमियम वाली बात आ गई। नहीं सर इसको 8 कर दिया तो ऑटोमेटिकली प्रीमियम वाली बात एडजस्ट हो गई। नहीं सर इसको 9 करते हैं तो ये डिस्काउंट वाली बात आ गई। नहीं सर इसको 12 कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये वाली बात आ गई। आई होप आइडिया हो गया। तो ये एक्सेल पे डायरेक्टली कैसे निकालते हैं ये पीवी वाले फार्मूले की बेस पे बताया, और ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखें रियल लाइफ सिचुएशन में बात करते हैं ना, आप जितनी भी फाइनेंस वाले पढ़ रहे हैं, अगर आपकी फाइनेंस की कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई जॉब आई तो उस पर स्प्रेडशीट की कैलकुलेशन के लिए एक्सेल एडवांस लेवल की एप्लीकेशंस के साथ आपको अप्लाई करने आना चाहिए। अब मैं आ जाता हूँ, देखें प्रैक्टिकली आपको अपने बिजनेस के जो भी आपकी जॉब ओरिएंटेड चीज होगी, अपना खुद का बिजनेस होगा, उसके अंदर इस किस्म के कस्टमाइज एक्सेल खुद बनाने होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दफा तैयार हो गया तो आ जाए। अब मुझे जो आपको थ्योरेटिकली कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं सिंपली, और वो थ्योरेटिकल पॉइंट क्या डिस्कस करना है, और वो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है। क्या मेंशन है, what will be your conclusion about the yield versus bond value for long term and yield versus long value for short term। अब अगर आपको याद होगा तो आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में यील्ड कर्व पढ़ा था, जो कि मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में यील्ड कर्व होता है कि जैसे जैसे टाइम मेच्योरिटी बढ़ती है इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, रिस्क प्रीमियम वाली बात। और ये अगर इन्फ्लेशनरी गैप होता है तो पॉजिटिव होता है, और डिफ्लेशनरी गैप होता है तो ये नेगेटिव होगा। यानी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अगर आपकी इन्फ्लेशन की हाई होंगी तो आपका यील्ड कर्व पॉजिटिवली स्लोप जाएगा।
तो ये तो बेसिक थ्योरी है। लेकिन अभी जो मुझे डिस्कशन करनी है वो डिस्कशन ये करनी है कि अगर यील्ड कर्व, हम ये थोड़ा सा एक्सेल बढ़ा दिया था, कि बॉन्ड की प्राइस पे क्या इंपैक्ट आएगा, ठीक है, अगर यील्ड कर्व की वैल्यूज थोड़ी सी चेंज हो रही होंगी। अब इस बात को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, मैं दो तरह के बॉन्ड्स को आपके सामने लिख रहा हूं, और यहां पर जो बॉन्ड्स लिख रहा हूं, ओके, मैंने स्टार्ट क्लास कितने बजे की थी, 1 मिनट, लेट मी, यस, ओके, सही है। एक बॉन्ड है शॉर्ट टर्म बॉन्ड है, एक बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड है, जिसके अंदर शॉर्ट टर्म बॉन्ड का मतलब क्या होगा, जिसकी टाइम पीरियड मेच्योरिटी बहुत कम होगी, यानी 1 साल, 2 साल, 3 साल। और एक बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा, 10 साल वगैरह वाला, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले मुझे देखा जाए तो सेंसिटिविटी या इलास्टिसिटी को थ्योरेटिकली डिस्कस करना है। और ऐसा क्यों डिस्कस करना है, ये एक इन्वेस्टर पैटर्न से आइडेंटिफाई करता है। और मैं इसको लिंक कर देता हूं, बचपन में आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इन्वेस्ट देखा था कि एक डिमांड कर्व ऐसा होता है, नहीं सर, एक डिमांड कर्व ऐसा होता है और एक डिमांड कर्व ऐसा होता है, सही है। एक ये नॉर्मल इलास्टिक होता है, ये इन इलास्टिक है, और ये हाईली इलास्टिक है, ठीक है। इसका मतलब हम क्या दे रहे हैं, ये प्राइसेस होती हैं और ये क्वांटिटी होती है। अब अगर मैं ये कहता हूं कि अगर हाईली इलास्टिक है तो प्राइस में चेंज आने की वजह से हाईली रिस्पॉन्ड करेगा, और लेस इलास्टिक है तो लेस रिस्पॉन्ड करेगा। इस थ्योरी को मुझे बॉन्ड वैल्यूएशन पे अप्लाई करना है। तो डेट्स वाई मैं आपके सामने ये ग्राफ बना रहा हूं, लेकिन इसमें मैं ट्रिक कौन सी यूज करूंगा, ये वाले पीवी वाले फार्मूले की। तो क्वेश्चन 1 अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन 1 में शॉर्ट टर्म की अगर मैं यहाँ पे प्राइस निकालता हूँ, पहले प्राइस निकालते हैं, इक्वल टू पीवी, ब्रैकेट ओपन, रेट, रेट कौन सा होगा, डिस्काउंट रेट, मार्केट रेट, जिसको हम यील्ड टू मैच्योरिटी भी कहते हैं, कि अगर हम इसको मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे तो मार्केट पे रेट वगैरह वाली सिचुएशन क्या होगी। तो इसके लिए मुझे कौन सा रेट रेफर करना होगा, सर ये वाला रेट रेफर करना होगा, मैंने ये रेट रेफर कर दिया। अच्छा, इस रेट के अंदर मैं आपको F4 का बटन दबा रहा हूं, तो F4 का बटन दबा रहा हूं तो देखिए डॉलर्स की साइन चेंज हो रही है। मैंने ये बात आपको रमजान से पहले की क्लासेस में भी डिस्कस की हुई थी कि सेल्फ फिक्सेशन का एक कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पर मैं फिक्स करना चाह रहा हूं कॉलम, रो नहीं, कॉलम, यानी मैं डी के आगे डॉलर का साइन रख रहा हूं, क्यों, ताकि मैं शॉर्ट टर्म वाले को लॉन्ग टर्म पे भी अप्लाई करूं तो वो मैनेज हो जाए, ठीक है। ये कॉलम फिक्स रहेगा। फिर नंबर ऑफ पीरियड की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ पीरियड शॉर्ट टर्म वाला लेंगे तो शॉर्ट टर्म में मुझे ये कोई फिक्स चेंज नहीं करना, ये फिक्स ही रखना है। तो ये दोनों डॉलर फिक्स के साइन आ गए। पीएमटी की बात करते हैं, तो पीएमटी यानी कूपन अमाउंट, कूपन अमाउंट के लिए हम क्या लेंगे, सर फेस वैल्यू को कूपन रेट से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फेस वैल्यू को हम कूपन रेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां पर फेस वैल्यू को सेलेक्ट करूंगा, फिक्स रखूंगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, कूपन रेट से, और ये भी फिक्स रखूंगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये तो कूपन अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू आएगी, ठीक है। इसमें मैं फेस वैल्यू भी डाल दूंगा, तो ये फेस वैल्यू इधर आ रही है, ठीक है। तो ये बॉन्ड की प्राइसेस मेरे सामने आ रही है। अच्छा, अब मैं इन प्राइसेस को सिर्फ इंटरप्रेट करने के लिए, इनफ्लो आउटफ्लो वाली बात को हटाने के लिए क्या कर रहा हूं, सिर्फ फेस वैल्यू को मैं माइनस में लिख रहा हूं। अच्छा, फेस वैल्यू को माइनस में लिखने की का रीजन थोड़ी देर बाद डिस्कस कर दूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे प्राइस पॉजिटिव में चाहिए, किसकी, बॉन्ड की प्राइस पॉजिटिव में चाहिए, ठीक है। सिर्फ ये समझने के लिए इसको भी मैंने फिक्स कर दिया। ये करने के बाद मैं ब्रैकेट इंटर करता हूं। अगर मैंने लॉजिकली प्रॉपर वैल्यूज लगाई हैं और सही किया है, ठीक है, अगर आपकी एक्सेल स्ट्रांग है तो एक दफा फार्मूले पे मेहनत करने के बाद अगर फिक्सेशन सही किए, इसको मैं कॉपी करके खाली ड्रैग और पेस्ट कर देता हूं, ठीक है, ये किया, तो ये देखा जाए तो मेरे पास शॉर्ट टर्म बॉन्ड की वैल्यूज आ गई। और इसी को अगर मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर लिखता हूँ, लेकिन अब मुझे यहाँ पर लॉन्ग टर्म बॉन्ड का फार्मूला चाहिए, तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड के लिए क्या मुझे यहाँ पर ये शॉर्ट मैच्योरिटी चाहिए, नहीं सर, हम अब B3 लेने के बजाय क्या लेंगे, B10 ले रहे होंगे, B10 ले रहे होंगे। नहीं सर, हम यहाँ पर डायरेक्टली सारी वैल्यूज किसकी रिकमेंड कर देते हैं,
वापस फीड कर देते, रिवाइज हो जाएगा हमारा। ठीक है, अच्छा पहले शॉर्ट टर्म वैल्यूज को डिस्कस कर लें। देखा जाए तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड आइडियली डिस्काउंट पे हो जा रहा है। शॉर्ट टर्म वैल्यू डिस्काउंट पे ही जा रहा है, यस सर डिस्काउंट पे ही जा रहा है। और डिस्काउंट पे ही जाना चाहिए, यस सर डिस्काउंट पर ही जाना चाहिए। क्यों डिस्काउंट पर जाना चाहिए सर? इसलिए डिस्काउंट पर जाना चाहिए, एक मिनट। ओके, ये किसी स्टूडेंट ने, आई थिंक गजाला ने एनोटेशन की थी, मैंने अलाउ की थी, वो चेक कर रही थी, ऐसा ही कुछ है। काइंडली ऐसा ना करें, डिसेबल अनोटेशन फॉर अदर, ऐसा ही है ना ये? गजाला की हरकत है। आई एम राइट। अब ये हटाने के लिए मुझे करना पड़ेगा। ओके, हाइड नेम्स ऑफ अनोटेटर नहीं, अनोटेशन क्लियर ऑल किधर गया? हाँ, क्लियर ऑल ड्राइंग, अब सही है। ऐसा ही है ना? कहाँ गई गजाला? मौजूद भी है या गायब हो गई? मुझे किसी गजाला का नाम नजर आया था। नहीं, गफार शेख, सॉरी, गजाला नहीं, गफार शेख। ये गफार शेख की हरकत थी। ना करें, देखें ये जो हरकत, ये एक तरीके से मैं फिजिकल क्लास को रिप्लिकेट करवा रहा हूँ, तो मुझे अंदाजा हो जाता है कि कौन आके मेरे पीछे से बोर्ड पे लिख के चले गया, उस वक्त ध्यान नहीं दिया, लेकिन नजर आ गया। ओके चले वापस आते हैं। कहाँ थे? देखें, भुला दिया, इतना अच्छा फ्लो में जा रहा था। क्या बढ़ा रहा था? नहीं सर, भूल गया। हाँ, मैं शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स की वैल्यूज को डिस्कस कर रहा था। शॉर्ट टर्म बॉन्ड चेक करूं, सारे मौजूद हैं? हैंड रेस करें, कितने करते हैं, या चैट पे टाइप कर दे भाई। महा माजिद गुड। गफार भी मौजूद है। गफार ख्याल रखना, ये तुम ही थे ना इनविटेशन में? आइंदा ख्याल रखना, ठीक है? ओके गुड। 8 स्टूडेंट्स ने, फातिमा, इफत, कौन, यूसुफ। सर हमने हाथ उठाया था, वापस कर दिया, चले रहने दे, कोई मसला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो हैंड डाउन कर दे, कोई इशू नहीं है। भाई तुमने इस वक्त एनोटेशन यूज की थी, कुछ हरकत की थी, वो तुम्हें बाद में बताऊंगा कि क्या हुआ था। ओके, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स ये डिस्काउंट पर है या प्रीमियम पे? चैट पे लिख दें ताकि मुझे आइडिया हो, फिर मैं ग्राफ की तरफ जाऊं। बेसिक नॉलेज तो चेक हो ना। आप एक्सपीरियंस के लिए पहली दफा जूम की क्लास ले रहे हो ना शायद। ओके, मैंने एक सवाल पूछा है, तमाम स्टूडेंट से चैट पे टाइप करेंगे कि ये शॉर्ट टर्म बॉन्ड डिस्काउंट पे जा रहा है, प्रीमियम पे जा रहा है? डिस्काउंट। और क्यों डिस्काउंट पे जा रहा है? बिकॉज डिस्काउंट पे जाने का रीजन, डिस्काउंट पे तो जा रहा है, रीजन रीजन डिक्रीज ऑफ रेट। हम्म, अच्छा जवाब दे ना, पढ़े लिखा वाला जवाब दे, अंदाजे वाला जवाब ना दे। वैल्यू कम है इसलिए डिस्काउंट। ओके गुड। कौन टू दी पॉइंट जवाब देगा? देखता हूं उसके बोनस, उसका नाम खास तौर पे याद रह जाएगा फाइनल के लिए। बचपन से रीजन पढ़ते आ रहे हैं, जब से ये पढ़ा होगा। बिकॉज, हिंट दे देता हूं, मार्केट रेट और कूपन रेट का रिलेशन। इंक्रीज वाईटीएम परसेंटेज। भाई ये सेफ साथ मैं कर देता हूँ, वाईटीएम की परसेंटेज इंक्रीज हो गई ना, ये रही। अच्छा मैंने कुछ गड़बड़ की, रेट इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो डिस्काउंट बढ़ता जा रहा है। अच्छा मैंने कुछ गड़बड़ की है, हाँ चेक कर देता हूँ, मुझे चेक करने दे, बराए मेहरबानी मुझे चेक करने दे। D2, B3, ठीक है, डिस्काउंट। एक्चुअली ये मैंने फार्मूले में गलती की है एक, और वो गलती मैं ढूंढ रहा हूँ, कोई बता सकता है मैंने इसमें क्या गलती की है? सर रेट इंक्रीज हो रहा है, नहीं। ओके, मैं सॉल्यूशन से आंसर देख लेता हूँ।
मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है। हाँ भाई, ये क्या गलती की है देखने दे। ओके 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 ओके, सही है। अगर मैं इधर इस फार्मूले का आंसर माइनस पीवी इधर लिखूं, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। ओके, फ्यूचर वैल्यूज को मैंने क्या कर दिया था, लोन और इंटरेस्ट वगैरह वाली बात, ये माइनस में डाल दिया था। फेस वैल्यू माइनस में आ गई थी, यानी लेने के बजाय देने पड़ गए। यस सर, सर ये कॉमा के बाद माइनस है, ये कॉमा के बाद माइनस नहीं लगाना था, ये सबसे पहले माइनस में लगाना था। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था। ओके, गलती जो की थी ना मिल गई। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था भाई, फेस वैल्यू सेम होनी चाहिए ना, यहाँ पे फेस वैल्यू 1000 है, वहां पे फेस वैल्यू 1000 के बजाय क्या हो गई, -1000 हो गई। मैं चाह रहा था प्राइस किस में आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। सही है, प्राइस पॉजिटिव आने चाहिए, जीरो आर नॉट मेंशन एट द एंड ऑफ, नहीं अब ये नहीं है। हाँ ओके, टाइप, अगर आप ये जीरो भी मेंशन कर देते तो भी आंसर यही रहेगा। एक्चुअली मैंने फेस वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू डिफरेंट कर दी, यहाँ पे फेस वैल्यू क्या है, 1000 है, जबकि मैंने फार्मूले में इसको क्या कर दिया, माइनस का साइन इधर लगाया था, माइनस का साइन इधर नहीं लगाना था। आइडियली इसकी प्राइस अगर हम बात करते हैं, जो मैंने पहले ही फार्मूला बताया था, माइनस का साइन हटा देता हूं। मैंने अभी जो यहाँ पे कैलकुलेशंस की थी ना, कौन सी कैलकुलेशंस की थी, ये वाली, इस कैलकुलेशन में माइनस में आ रहा था, तो ये सही अप्लाई किया था हमने। तो यही चीज मैं यहाँ पर अप्लाई सही तरीके से कर रहा हूँ। क्वेश्चन वन के अंदर तो अप्लाई कर दिया, लेकिन मुझे प्राइस प्लस में माइनस में नहीं चाहिए, मुझे प्राइस किस में चाहिए, प्लस में, प्लस में चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको माइनस में कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी भी चीज की, किसी भी कमोडिटी, चाहे वो फाइनेंशियल असेट हो, चाहे वो फिजिकल असेट हो, क्या प्राइस माइनस में हो सकती है, प्राइस माइनस में नहीं हो सकती, क्योंकि प्राइस माइनस में होने का मतलब पैसे देने के बजाय ले रहे हैं। ठीक है कि आप उसको, तो इसका मतलब हम यहाँ पर इस फाइनेंशियल असेट, इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, प्राइस निकालना चाहते हैं। तो प्राइस के लिए मुझे क्या करना होगा, इस ओवरऑल फॉर्मूले को माइनस लगाकर इंटरप्रेट करने में आसानी हो। तो यस, ओके, वो डिस्काउंट पे, अच्छा, एक जो अब गड़बड़ हो गई, उस गड़बड़ को सही करते हैं। थोड़ी देर पहले किसी ने, आप सबने कहा ये डिस्काउंट पर है, आप सबने कहा ये डिस्काउंट पर है, लेकिन मैंने जो सवाल पूछा था, वो सवाल क्या था। हम आ जाते हैं बचपन वाली चीज पर, वापस रिवाइज कर देते हैं जो गड़बड़ की थी। ठीक है, उस गड़बड़ को ऑर्गेनाइज कर देते हैं। सर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अब गौर से सुनिएगा। देखें, अगर गलती हो जाती है तो उसको करेक्शन भी फौरन करनी चाहिए, और ऑनलाइन का एक सबसे बड़ा मसला है, समटाइम डाउट आ जाता है। अब जो फोकस से शुरू से साथ आखिर तक सुन रहा होता है उसको समझ में आएगा। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अगर कूपन रेट बराबर है मार्केट रेट, यानी सी आर बराबर है के डी या वाई टी एम से, तो इसका मतलब 8 पार पर होगा। यस सर, 8 पार पर होगा। लेकिन अगर कूपन रेट ज्यादा है और मार्केट रेट कम है, यानी कंपनी ऑफर ज्यादा कर रही है, लेकिन मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या है या डिस्काउंट रेट क्या है, कम है, तो आप इस बॉन्ड को खरीदने में इंटरेस्टेड होगे या खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं होगे। ये थ्योरी बेस्ड जवाब दे, जो बेसिक्स थी। सबने डिस्काउंट लिखा था, लेकिन उस डिस्काउंट को क्रिटिकली एनालाइज नहीं किया था। ठीक है, खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे, यानी उसके ज्यादा भी पैसे देने पड़े तो दे के लेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, प्रीमियम। यानी जब कूपन रेट ज्यादा होता है, मार्केट रेट कम होता है, तो प्रीमियम। लेकिन अगर कंपनी ऑफर कूपन रेट कम हो, लेस देन हो, ऑफर कम कर रही है लेकिन मार्केट में ज्यादा मिल रहा हो इंटरेस्ट रेट, तो क्या कोई भी खरीदने में इंटरेस्टेड होगा, नहीं। तो लोग क्या कर रहे होंगे, लोग इसको डिस्काउंट पे खरीद रहे होंगे। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो मैंने जो यहाँ पर सवाल पूछा था कि भाई यहाँ पर गड़बड़ क्या हो गई थी, उस गड़बड़ की तरफ जाते हैं। अगर जो मैं ये माइनस का साइन यहाँ पे लगा रहा था, ठीक है, और उस माइनस का साइन यहाँ पर लगाने की वजह से क्या हो रहा था, नीचे अगर कॉपी पेस्ट करते हैं, तो जब मार्केट रेट 10% था और कूपन रेट 10% था, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1000 होना चाहिए। लेकिन क्या 1000 आया, नहीं आया। ठीक है, तो इस फार्मूले को मैंने सही किया, और माइनस का साइन वहां, अच्छा यहाँ पे अगर मैं करते हैं तो देखें, इसी को कॉपी कर रहा हूं और प्रॉपरली पेस्ट कर रहा हूं सही तरीके से। तो अब ये रिफ्लेक्शन नजर आ रही है।
और इसको माइनस से पॉजिटिव करने के लिए मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया, कॉपी कर लिया, ठीक है। तो अब देखें, अब अगर मैं देखें तो ऑटोमेटिकली जब शुरू वाले हिस्से की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, शुरू वाले हिस्से की बात कर रहा हूं। जब, ठीक है, कूपन रेट 10% था लेकिन मार्केट में कोई भी नहीं ले रहा, 1% रेट था, यानी 9% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो आप इसको एक्स्ट्रा भी पैसे देने के लिए तैयार थे प्रीमियम पर। यानी जब भी ये भी प्रीमियम, ये भी प्रीमियम, ये भी प्रीमियम, ये भी प्रीमियम, प्रीमियम 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 प्रीमियम, यहां तक प्रीमियम है, ठीक है। यानी ये चीज किसको शो कर रहा है, ये प्रीमियम को शो कर रहा है, ठीक है। जबकि ये किसको शो कर रहा है सर, ये शो कर रहा है पार को शो कर रहा है, ठीक है। जबकि इसके नीचे आ गए तो वो किसको शो कर रहा है, डिस्काउंट को शो कर रहा है। ये थ्योरी पॉइंट ऑफ से जो बात बता रहा चाह रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में जो गड़बड़ थी उस गड़बड़ को मैंने अब लेवल पे लेकर आ गया, समझाने के लिए ये चीज की हुई थी। लेकिन अगेन अब हम आ जाते हैं इसको हाईलाइट, इसको पेन को हटाते हुए, ठीक है। अब हम अगर हम नॉर्मल पॉइंट ऑफ से बात करते हैं, यही चीज मैं लॉन्ग टर्म बॉन्ड पे अप्लाई करता हूँ, इक्वल टू पीवी, सही है, प्रीवी ब्रैकेट रेट मेरा यही रहेगा, इसको मैं फिक्स कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉलम पे फिक्स कर रहा हूँ। बल्कि रो पे भी अगर फिक्स हो जाता है तो इसका मसला नहीं, इसको सिंपल ले सकते हैं, लेकिन मुझे नंबर ऑफ पीरियड ये चाहिए, ठीक है, इसको मुझे फिक्स करना है। पेमेंट के लिए मुझे क्या करना होगा, फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, कूपन रेट से, ठीक है। और फेस वैल्यू के लिए अगेन मेरे पास ये आ गया, ओके सर, इसको भी फिक्स करना है, यस, B9 को भी मुझे फिक्स करना है, ठीक है। और B9 के बाद मुझे क्या डालना है, फेस वैल्यू डालनी है, तो मैं फेस वैल्यू के लिए इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया, इंटर कर दिया, तो ये माइनस में आ रहा है, इसको पॉजिटिव साइन के लिए ये आ गया। अब अगर मैं कॉपी पेस्ट करता हूं तो क्या नजर आ रहा है, ये अब इसकी प्राइस नजर आ रही है, देखें जब रेट, ओके सॉरी, क्या हुआ, वापस कुछ गड़बड़ कर दी, हाँ, इसको फिक्स नहीं किया था, इसको मैंने फिक्स नहीं किया था, ये F4 को फिक्स किया। और अब अगर मैं कॉपी पेस्ट करता हूं, अब ये देखें क्या हो रहा है, देखें वही 10% पे ये वैल्यू क्या हो गई, पार वैल्यू हो गई, 10% पे पार वैल्यू हो गई, ठीक है। ऊपर किस पर है, प्रीमियम पर है, और नीचे किस पर है, डिस्काउंट पर है। अच्छा, अब ये ग्राफ आ गया, इस ग्राफ से क्या रिफ्लेक्शन आ रही है, इस क्लास ग्राफ से ये रिफ्लेक्शन आ रही है कि प्राइस का चेंज किस पे ज्यादा इंपैक्ट है। देखा जाए तो प्राइस में ज्यादा चेंज, रेट ऑफ चेंज जो होता है ना, रेट ऑफ चेंज, परसेंटेज चेंज के नाम से आपने या स्लोप की बात डिस्कस की होगी बचपन में, ठीक है। तो देखा जाए तो इसका स्लोप क्या है, लो है, और इसका स्लोप क्या है, हाई है। स्लोप की बेसिक मैथ्स की अगर एप्लीकेशन देखे तो ये स्लोप भी मैं निकाल देता हूँ। परसेंटेज चेंज इन शॉर्ट टर्म बॉन्ड, तो परसेंटेज चेंज इन शॉर्ट टर्म बॉन्ड पहले केस में तो अप्लाई नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कैसे होता है सर, हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं ये, और डिवाइड कर देते हैं बेस का ईयर, और यही चीज हम अप्लाई कर देते हैं तमाम पर, रेट ऑफ चेंज अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अच्छा सर, ये अमाउंट है, इस अमाउंट को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, परसेंट में, और परसेंट कन्वर्ट करने के लिए मैंने कर दिया। तो आप देख लें शॉर्ट टर्म बॉन्ड की परसेंटेज रेंज क्या आ रही है आपके पास, शॉर्ट टर्म बॉन्ड की परसेंटेज रेंज ये आ रही है। शॉर्ट टर्म बॉन्ड के लिए ग्राफ कौन सा है सर, ये ब्लू वाला है, ब्लू वाला ग्राफ किसका है, शॉर्ट टर्म, ब्लू वाली लाइन किसकी है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड की है, और रेड वाली लाइन किसकी है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड की है। ऐसा ही नजर आ रहा है ना। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको डिलीट करूं तो कौन सी लाइन मिटेगी, लॉन्ग टर्म लोन, रेड वाली लाइन मिट गई, और ये रेड वाली लाइन आ गई। अच्छा, ये मैंने क्यों निकाला है। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे ये पूछूं कि आपको क्या लगता है कि यील्ड में चेंजेस आएगी तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड की वैल्यू पे ज्यादा इंपैक्ट आएगा या लॉन्ग टर्म बॉन्ड की वैल्यू पे ज्यादा इंपैक्ट आएगा, सुकून से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाता है, यील्ड रेट चेंज होता है, जब भी यील्ड रेट है, यहाँ पे क्या है, यील्ड रेट है ना, ये 1% है, ये 3% है, ये 5% है। देखिए 10% पे दोनों बराबर है, 1000 पर दोनों की वैल्यूज पार आ रही है, 10% पे सेम है, ठीक है।
अगर इसका मतलब ये है कि 10% पे रेट ये है, 10% से कम पे ये सिचुएशन आ रही है, ज्यादा पे ये आ रही है, 4 मिनट बाकी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ यस रेड गुड, साथ साथ जो लिख रहे हैं वो कौन से एक टर्म ही लिख रही हैं, ठीक है, कंटिन्यूअसली। अब मेरा आपसे सवाल, ये थ्योरेटिकली पूछ रहा हूं एज एन इन्वेस्टर, क्वेश्चन गौर से सुनिएगा, इस क्वेश्चन को मैं सिंपल वर्ड में रिपीट कर दूं। एज एन इन्वेस्टर, अगर आपको लगता है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, तो हाईली वॉलीटाइल यानी किसकी प्राइस में ज्यादा चेंज आएगा, शॉर्ट टर्म बॉन्ड की प्राइस में ज्यादा चेंज आएगा या लॉन्ग टर्म बॉन्ड की प्राइस में ज्यादा चेंज आएगा? इस सवाल का जवाब दे दे सिर्फ। लॉन्ग टर्म गोल्ड, ठीक है। क्यों? ये सिंपल नजर आ रहा है ये वाली बात, यानी ये ग्राफ तो मैंने समझा दिया कि कैसे बनाए, लेकिन थ्योरेटिकली अगर आपसे 1 मार्क्स के लिए सिंपली डायरेक्टली इंटरप्रेट करने के लिए क्या जाए, यानी एज एन इन्वेस्टर आप क्या करोगे, ये एक तरीके से रिस्क को शो करता है। कौन से रिस्क को शो करता है? ये रिस्क को शो कर रहा है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क, रिस्क की बहुत सी टाइप्स है ना। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या हो गया? लॉन्ग टर्म बॉन्ड। लॉन्ग टर्म बॉन्ड की प्राइसेस में चेंजेस बहुत ज्यादा आएंगी, क्यों? हाई होगा। जबकि शॉर्ट टर्म बॉन्ड की प्राइसेस क्या हो जाएंगी? लो चेंज होगा। क्यों? इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ और आपने 10 साल के लिए रकम अपनी फंसा दी, फंस गई ना, आप ब्लॉक हो गया। यानी इसकी एग्जांपल यूं कह ले, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बेस्ट एग्जांपल है। मेरे पास 2 मिनट बाकी हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के रेट्स की बात करते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में इस वक्त अगर आप देखें तो 1 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको 8 या 9% दे रहे हैं, बल्कि 6 या 8% दे रहे हैं। लेकिन अगर आप 10 साल के लिए कोई बॉन्ड खरीदते हैं तो वो आपको 10% दे रहे हैं, और 25 साल के लिए खरीद रहे हैं तो 12% दे रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं तो देखें, अगर मिसाल के तौर पे इस वक्त रेट 10% है, और 10% से इस वक्त अगर 12% हो गया, देखा जाए तो आपने अगर लॉन्ग टर्म बॉन्ड अगर बाई किया हुआ होगा तो आपकी रकम फंस गई। क्यों? क्योंकि जब आपने बाई किया उस वक्त उन्होंने इंटरेस्ट रेट क्या कर दिया? फिक्स कर दिया कि 25 सालों तक हम आपको 12% ही देंगे, 25 सालों तक हम आपको 12% ही देंगे। लेकिन अगर किसी वजह से इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट 12% के बजाय क्या हो गया? 14% हो गया, तो क्या आपको 14% मिलेगा? नहीं। आपने जिस वक्त सर्टिफिकेट बाय कर दिया, चाहे 50,000 की डिनोमिनेशन का हो, या 80,000 की डिनोमिनेशन का हो, या 1 लाख की डिनोमिनेशन का हो, वो तो सर्टिफिकेट जब 25 साल होंगे तब मैच्योर होगा, तब उस वक्त रकम मिलेगी ना। तो इसका मतलब आप लॉन्ग टर्म प्राइसेस की क्या हो जाएगी? मार्केट में वैल्यू बहुत ज्यादा लो हो जाएगी अगर इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट जैसे बढ़ता जा रहा है प्राइस क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कम होता जाएगा तो प्राइस बढ़ती जा रही है। दोनों केस में बढ़ रही है, लेकिन ज्यादा फायदा किस में हो रहा है? यानी इंटरेस्ट रेट अगर डिक्लाइन होगा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड की प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि मिसाल के तौर पे इसी सिचुएशन में आपने अगर 1 साल के लिए 10% पर इन्वेस्ट किया हुआ था, और 25 साल के लिए 12% पर इन्वेस्ट किया हुआ था, ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में। इस वक्त मार्केट में इंटरेस्ट रेट था 8%। अब मार्केट में इंटरेस्ट रेट अगर 12% हो जाएगा तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वाले अपना ये दोनों का इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, इसको भी 10 से क्या कर देंगे? 12, 12.5 कर देंगे, इसको 14% कर देंगे। तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद कौन सा होगा? देखा जाए तो इस रकम पे चेंज आ जाएगी ना सिचुएशन। अगर कम हो जाएगा तो लोग बोलेंगे